नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वक्त के साथ साथ खेती का नक्शा भी बदल रहा है। दरअसल बदलते जमाने में खेती बाड़ी के पुराने तौर तरीकों के सहारे किसानों का गुजारा नहीं होता, लिहाजा आमदनी में इजाफा करने के लिए नई जुगत करना लाजमी है। इसलिए फसलों के साथ साथ क्षेत्रीय पेड़ों को लगाना काफी फायदे का सौदा है। अगर आप भी खाली पड़ी जमीन और खेत की मेड़ों पर वानिकी वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ आशुतोष कुमार से। नमस्कार किसान भाई, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जून से जुलाई का माह जो है वो महागुनी वृक्ष के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। तो हम उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। महागुनी इसके किसान भाई यदि इसका रोपण करते हैं तो उनको एक अच्छी उपज उनको प्राप्त होगी, उनको आमदनी में भी अच्छा उनको लाभ होगा। सागवान उष्णकटिबंधीय लकड़ी प्रजाति है जो कि लैमिएसी परिवार से संबंधित है। यह भारत की सबसे मूल्यवान और ऊंची कीमत वाली टिम्बर की फसल है। यह एक लंबा पतझड़ी वृक्ष है जिसकी लंबाई 40 मीटर और टहनियाँ स्टेली भूरे रंग की होती हैं। और भारत में सागवान की खेती पहली बार 1842 में लाई गई थी। सागवान की किस्मों की बात करें तो कोनी टीक, वेस्ट अफ्रीकन टीक, गोदावरी टीक और मालवार टीक आदि उन्नत किस्में हैं। किसान अपने क्षेत्र के अनुसार इनका चयन कर सकते हैं। गम्हार का रोपण किसानों के लिए खेती के साथ आय का एक अच्छा स्रोत हो सकता है। किसान खेत की मेड़ अथवा खाली पड़ी भूमि में गम्हार का रोपण कर आर्थिक रूप से संपन्न बन सकते हैं। गम्हार का पौधा वृक्षारोपण से लगभग 10 साल बाद तैयार हो सकता है। वहीं इन वृक्षों के साथ साथ किसान अन्य कृषि वानिकी वृक्षों जैसे पॉपुलर शीशम, नीम, जामुन, बांस आदि वृक्षों को लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है जहाज बनाने में या इमारतों के उपयोग में या सजावटी सामानों के इस्तेमाल में लाने हेतु सबसे ज़्यादा इसकी किया जाता है। अब हम इसकी चर्चा करेंगे, इसकी फील्ड प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो खेत की दो से तीन गहरी जुताई करवा लें और उसके बाद उसमें 2 से 3 तिरछी जुताई करा लें। उसके बाद वहाँ पे एक पाटा लगा दें ताकि खेत सामान्य रूप से तैयार हो जाए, वहाँ पे जल जमाव की स्थिति ना हो। जल जमाव की स्थिति होने पर हमारा पौधा जो है उसको नुकसान हो सकता है। और इसमें हम 3 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा हम तैयार करेंगे और प्रत्येक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में 4 मीटर का फासला होना चाहिए ताकि पौधे एक दूसरे, उनकी जो छाया है एक दूसरे के ऊपर ना आए। और इसमें जो मिट्टी होती है वो सामान्यतः जो उपजाऊ मिट्टी होती है वही उपयोग में आती है। इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि इसमें हमको सिंचाई की कब कब आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई इसमें सामान्यतः गर्मियों के मौसम में इसमें 5 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और सर्दियों में यह मात्रा 10 से 15 हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की। प्रत्येक जो गड्ढे हमने तैयार किए हैं इसमें हम 20 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 80 ग्राम NPK को हम मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाकर उसको 2 हफ्ते तक खुला ही छोड़ देंगे ताकि वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। फिर उसके बाद हम लोग उसमें पौधे की रोपाई करते हैं। किसान भाई यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम नर्सरी जो हम महागुनी के लेकर के आएंगे वो एक पंजीकृत नर्सरी या फिर सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त नर्सरी है वहाँ से हम लेकर के आएंगे। और इसकी जो किस्में होती हैं वो अफ्रीकन या साउथ अमेरिकन, मैक्सिकन, यही किस्में हैं जो आमतौर पर भारतवर्ष में संपूर्ण या बिहार में इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी जो औसत लंबाई है वो 60 फीट से 100 फीट तक जाती है और ये 6 से 12 साल में ये पूरा तरह से तैयार हो जाता है। आप इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इसका जो मार्केट में जो इसका दाम आपको उपलब्ध होता है वो 2000 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से आपको उसमें दाम मिलता है। कृषि वानिकी को सुनिश्चित कर खाद्यान्न को बढ़ाया जा सकता है। वही वृक्षों से ईंधन, चारा व फलियां, इमारती लकड़ी, रेशा, गोंद आदि प्राप्त होते हैं। कृषि वानिकी के द्वारा भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकती है। वही कृषि एवं पशुपालन आधारित कुटीर एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलता है।
पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में इस पद्धति का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि वानिकी में जोखिम कम है, वहीं सूखा पड़ने पर भी बहुउद्देशीय फलों से कुछ न कुछ उपज प्राप्त हो जाती है। वहीं बेकार पड़ी बंजर, ऊसर, बीहड़ इत्यादि अनुपयोगी भूमि पर वृक्ष लगाकर इन्हें उपयोग में लाया जा सकता है और उनका सुधार किया जा सकता है। सामान्यतः 1 एकड़ की भूमि में 1000 पौधे 6 से 12 वर्ष में तैयार हो जाते हैं और इनकी मैंने पहले भी बताया कि 2000 रुपये के हिसाब से, वर्ग फीट के हिसाब से इनको जो है उनको दाम उनको उपलब्ध होता है। यदि वो 1000 पौधे लगाते हैं तो उनको आमदनी उनके करोड़ों में होती है। महोगनी एक अच्छा आय का स्रोत है। किसान भाई यदि इसको लगाते हैं तो उनको 6 से 12 वर्ष में उनकी एक अच्छी आमदनी उनको प्राप्त हो सकती है। खरीफ में आमतौर पर विभिन्न फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इस मौसम में नमी की अधिकता के चलते फसलों पर कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होने लगता है, जो कि फसलों के उत्पादन में कमी ला देता है। ऐसे में किसान कीटों की पहचान कर इनका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार। सभी अपने अपने फसल की तैयारियां कर रहे हैं। कुछ आदमी लगा दिए हैं, किन्हीं का बिचड़ा तैयार कर रहे हैं, कोई सीधी बुआई पे भी आ गए हैं। तो इन सब में आप जो भी फसल लगाएंगे खरीफ के मौसम में, ऐसे भी कीड़े व्याधियों का प्रकोप थोड़ा सा रबी के मौसम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसमें किसान भाई थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो आगे चल के उनका फसल जो है पैदावार भी अच्छी होगी और आमदनी भी जो है वो बढ़ेगी। खर्च कम होगा तो आमदनी बढ़ेगी। तो इसके लिए किसान भाई कुछ सावधानियां हैं जो रखें। मक्के का फसल बहुतों ने लगा दिया होगा या लगाने वाले होंगे। तो मक्के का फसल जो है वो बीज जब डालते हैं हम, उसके 10-12 दिनों 15 दिनों तक में जो है दो पत्ते का हो जाता है, 2 से 3 पत्ते का जो फसल है वो हो जाता है 15 से 20 दिन में। तब किसान भाई क्या करेंगे, उसमें जहाँ पर देखा जाता है कि कीड़े का प्रकोप होता है, तो उनके खेतों में मक्के में कीड़े का प्रकोप हुआ था। तना भेदक सुंडी तने में छेद करके उसे अंदर से खाती है, जिससे गोब एवं तना सूख जाता है। यह मक्के के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सुंडियां 20-25 मिलीमीटर लंबी और स्लेटी सफेद रंग की होती है, जिसका सिर काला होता है और 4 लंबी भूरे रंग की लाइन होती है। इसकी सुंडियां तनों में सुराख करके पौधों को खा जाती है, जिससे छोटी फसल में पौधों की गोब सूख जाती है। बड़े पौधों में ये बीज के पत्तों पर सुराख बना देती है। इस कीट के आक्रमण से पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार बहुत कम हो जाती है। तो दानेदार कीटनाशी है, फिप्रोनिल 3G के नाम से आता है। इसका 10 से 12 दाना या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G का 8 से 10 दाना प्रति गाभा प्रत्येक पौधे के गाभा में डाल देंगे, जिससे किसान भाइयों को 1 से 1.5 महीने का जो है कीड़ों से बचाव हो जाएगा। उसी तरह जैसे धान के फसल में रोपाई करने के लिए जो बिचड़ा तैयार करते हैं, वैसे जगह बहुत तनाछेदक, गौलमीज और भी तरह के बहुत सारे कीड़ों का प्रकोप होता है। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि पौधशाला में ही कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तो पौधशाला में कीड़ों से बचाव के लिए किसान भाई प्रति 100 वर्ग मीटर में 200 से 250 ग्राम का फिप्रोनिल 3G दानेदार कीटनाशी जो है वो उसका प्रयोग कर देंगे। उसी तरह कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G का भी 200 से 250 ग्राम का प्रयोग करेंगे, जिससे आगे आने वाले कीड़ों से बचाव होगा। एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए।
सही फसल चक्र अपनाना, अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं ले, इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। किसान भाइयों, दवा तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं। जैसे खेतों के अगल बगल में, किनारे में, मेड़ों पर खरपतवार ना छोड़ें। खरपतवार जो होते हैं कीड़ों का घर बन जाते हैं और ये आगे चल के आपको नुकसान करेंगे। दूसरी, खेत पे कभी भी कच्चे गोबर का प्रयोग ना करें, इनसे दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। थोड़ा सा सावधानी ये देखना है कि जिनका खेत पहाड़ों के बगल में, वृक्षों के पास जिनका है, उन पे देखें कि कटुआ कीट का प्रयोग, कटुआ कीट का जो है वो प्रकोप ना हो। तो ऐसे ज़मीन के अंदर ये रहते हैं और किसानों को तब पता चलता है जब उनके पौधे सूख के गिर जाते हैं या तुरंत से मर जाते हैं। तो इसके लिए किसान भाई क्या करेंगे, दानेदार कीटनाशी है, तरल जो है क्लोरपाइरिफॉस इत्यादि का प्रयोग करेंगे। अगर पानी है तो तरल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और हल्का पानी है, ये दानेदार या तरल दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ सावधानियां हैं जिनके प्रयोग से किसान भाई खरीफ के मौसम में फसलों पर कीड़ों के प्रकोप से बचाव हो सकता है। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन दुग्ध निकालते समय साफ सफाई पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण दूध की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो आप पशुओं से स्वच्छ और शुद्ध दूध का उत्पादन लेने के लिए दूध दोहन से लेकर उसे बाजार में बेचने तक कौन कौन सी सावधानियां बरतें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार माथुर। आपके पशुओं द्वारा जो दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या सावधानियां हमें रखना चाहिए। ये अक्सर देखा जाता है कि कई बार जब दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक दुर्गंध आती है। तो पशुपालक इस बात का ध्यान रखें कि सुबह और शाम जब भी वे चारा भूसा वगैरह डालें तो कोई ऐसा पदार्थ ना खाने में आए कि उसकी दुर्गंध जो है वो दूध के साथ शामिल हो जाए। इसका विशेष ध्यान रखें आप। अब हम जैसे जब पशु के पास जाते हैं दूध निकालने के लिए, तो हम पशु को एकदम अच्छे उसमें रखें, ज़्यादा वहाँ पर शोर शराबा ना हो, वो पशु का बछड़ा जो है वो उसके नज़दीक में हो, और जब धीरे से हम उसको हटाएं तो कहीं किसी तरह के चोट ना लगे उसको हाथ से। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। और उसके बाद फिर जब हम पशु के पास जाते हैं तो दूध निकालने से पहले हमें थनों को साफ करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए उनको। और जो पशु की पूंछ वगैरह होती है, उसको पूंछ में गोबर लगा रहता है, अक्सर उस गोबर को साफ कर दें। उस पूरे क्षेत्र में जो गोबर लगा उसको साफ कर दें आप। जब भी आपके पशु जंगल से या कहीं बाहर से चर के आते हैं तो उनकी खुरों की धुलाई कीजिए, खुरों की सफाई कीजिए, ताकि जब आप दूध निकालेंगे तो उसमें कोई किसी प्रकार की गंदगी शामिल ना हो पाए। लिक्विड वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो पानी में डाल के हम पहले ही पशु को स्नान करा सकते हैं, जिससे किलनी जू वगैरह कुछ भी ना लगी हो, एकदम साफ़ हो, उसकी चमड़ी एकदम साफ़ हो, ताकि पशु को बढ़िया वातावरण का एहसास हो। इससे भी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे दूध बढ़ता है। और मक्खी वगैरह वहाँ पे ज़्यादा ना हो, इसके लिए पहले से हम सफाई करके रखें, वहाँ पर फिनाइल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूध दुहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूहना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि अगर जैसे आपके पशु के दूध थोड़ा सा गुलाबी आ रहा हो, हल्का हल्का मटमेला आ रहा हो, अगर मान लीजिए छिछड़े आ रहे हों, उस थन का दूध अलग पात्र में निकालें और बाकी थन का दूध अलग पात्र में निकालें। और थनैला रोग तत्काल जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो आप पशु चिकित्सक संपर्क करें और उसका इलाज करवाएं। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दुहना चाहिए। जब आप दूध निकालने जाते हैं तो उसमें जो पात्र इस्तेमाल करते हैं उन पात्रों को अच्छी तरह साफ कीजिए
किसी प्रकार से उसमें निरमा या कुछ इस प्रकार की चीज़ें ना लगी हो, इससे दूध फटने का डर रहता है। और चाहे तो गर्म पानी से धोएं, कई बार उसमें दुर्गंध होती है जो दूध के साथ शामिल हो जाती है। जब आप पात्र को साफ़ करेंगे तो उसको सुखाएं, कड़क धूप में सुखाएं, ताकि उसमें अगर कुछ जर्म्स हो रह गए हों तो वो अपने आप नष्ट हो जाए, और फिर उनको उस पात्र को आप जो है इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, जो पात्र आप जिसमें स्टोर कर रहे हैं बड़े पात्र में, उसको ढक कर रखें, क्योंकि मक्खियाँ बहुत परेशान करती है। वो बार बार मक्खियाँ वहाँ बैठती है और इन्फेक्शन का डर रहता है। आप स्टोर करते हैं दूध को, उस पात्र को आप फ्रीज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको दूध को कहीं दूसरी जगह भेजना है, अगर दूसरी जगह व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आप कोल्ड स्टोरेज के साथ ही साथ वातानुकूलित वाहन का इस्तेमाल करें, ताकि दूध काफ़ी दूर तक जा सके, उसकी उम्र बहुत लंबी हो सके। इससे आपका व्यापार ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। किसान भाइयों, संग्रहण से संबंधित इस जानकारी को आप इस्तेमाल करें और अपने पशु को से जो दूध प्राप्त हो रहा है, बहुमूल्य दूध, उसको आप सुरक्षित रखें और उसको अच्छे से पहुंचाएं, ट्रांसपोर्टेशन करें और उसमें मुनाफा कमाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चैनपुर, जिला गुमला के कृषक मिथिलेश कुमार ने। ये हल्दी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मिथिलेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। में निकाय गुराई का समय आ गया है, क्योंकि हल्दी किसान भाई आप लोग मई महीना में ही लगा चुके होंगे। अभी आप हल्दी में घास आ गया होगा, जिसे कि निकाय गुराई करना बहुत ज़रूरी है। हल्दी की अच्छी फसल होने के लिए 2-3 निराई करना आवश्यक हो जाता है। पहली निराई बुआई के 80 से 90 दिनों के बाद तथा दूसरी निराई इसके 1 माह बाद करना चाहिए। किंतु यदि खरपतवार पहले ही आ जाते हैं तथा ऐसा लगता है कि फसल प्रभावित हो रही है, तो इसके पहले भी एक निराई की जा सकती है। इसके साथ ही साथ समय समय पर गुड़ाई भी करते रहना चाहिए, जिससे वायु संचार अच्छा हो सके तथा हल्दी की फसल का पूर्ण विकास हो सके, जो कि उत्पादन से सीधा संबंध रखता है। और निकाय गुड़ाई के बाद उसमें कोड़नी करना पड़ता है। कोड़ने के बाद जो है हम उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं। नवंबर माह में पत्तियों का विकास तथा धनकंद की मोटाई बढ़ना आरंभ हो जाता है, तो उस समय उपज ज्यादा प्राप्त करने के लिए मिट्टी चढ़ाना आवश्यक हो जाता है, जिससे कंदों का विकास अच्छा होता है और उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। हल्दी की फसल में जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए, अन्यथा फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पौधे एवं पत्तियां पीली पड़ने लगती है। इसलिए समय समय पर वर्षा के ज्यादा पानी को खेत से बाहर निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और मिट्टी चढ़ाने के समय हम लोग उसमें खाद का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बुआई के समय आप लोग नाइट्रोजन दिए होंगे। नाइट्रोजन के मतलब कि आप यूरिया दिए होंगे, म्यूरेट ऑफ पोटाश दिए होंगे और DAP दिए होंगे। तो अभी जो है जब हम निकाय गुड़ाई कर लेंगे, उसके बाद उसमें कोड़नी कर लेंगे, तो मिट्टी चढ़ाने के समय हम उसमें आप ये डालेंगे, यूरिया डालेंगे। यूरिया आपको 35 किलो प्रति एकड़ की दर से डालना है और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है 40 kg के हिसाब से डालना है। आप यूरिया जो है 35 किलो प्रति एकड़ की दर से पुनः उसका प्रयोग करें। ऊपर से टॉप ड्रेसिंग कर देना है, कुछ नहीं करना है। जब मिट्टी चढ़ा लिए, खेत में पूरा नमी रहे, तो आप प्रति कतार में यूरिया जो है डाल देंगे। अगर बारिश हो जाती है, जैसा कि इस बार सुखाड़ चल रहा है, अगर बारिश नहीं होती है तो हमें उसमें सिंचाई करना पड़ेगा। अगर बारिश हो जाती है तो सिंचाई की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में बारिश नहीं पड़ती है। उस समय आपको 15 दिन 20 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी है। हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा रोग से काफी हानि होती है।
इसके अलावा हल्दी की फसल को पर्णचित्ती रोग भी काफी हानि पहुंचाता है। इस रोग ग्रसित पौधे की पत्तियों पर अनियमित आकार के भूरे धब्बे बनने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए हल्दी के कंद को उपचारित करके बोना चाहिए। साथ ही खड़ी फसल में यह रोग दिखने पर मैनकोजेब 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो उम्मीद है कि आपका फसल जो है अच्छा होगा। और एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।